Good morning, students. Today in SS, we read first chapter, the Indian Constitution. Before this video, we read about the why does a country need a constitution. In this, we studied 5 points. Today we read the Indian Constitution key features. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं, मुख्य फीचर्स क्या हैं। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, या यूं कहें कि भारत जब आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो उसी समय पर जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, जो लोग देश के लिए लड़ रहे थे, तो उनके मन में भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई थी। और ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति ने बना दिया या किसी ने एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ये लगभग this was done or not or by a one person but by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946. 1946 में एक Constituent Assembly बनाई गई थी जिसको संवैधानिक सभा कहा जाता है, जिसमें लगभग 300 लोग थे। उन सब ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और हमारे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2 साल 11 महीने और 18 डेज में। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो जब वो देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौतियां थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। भारत के इतने सारे लोग हैं, अलग अलग। The country was inside made up of several different communities, क्योंकि उनके पास सामने क्या था कि भारत जो बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से बना हुआ है, हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, जो अलग अलग धर्मों से रिलेटेड है, एंड द डिस्टिंक्ट कल्चर, और अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए। अब उनके सामने कितना बड़ा टास्क था कि इतने सारे लोगों को के लिए सोच समझकर एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। तो इतने सारे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर, उनकी हितों को ध्यान में रखकर, उनके बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो जब उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती थी कि इन सब का ध्यान रखते हुए किस तरीके से इसके ऊपर एक प्रॉब्लम और थी कि उसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी चल रहा था। उसी के साथ अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन के साथ में भी जो प्रिंसली स्टेट है, जहाँ पर सिर्फ राजाओं का राज था, जहाँ पर राजा शासन करते थे, उनके पास उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन छोड़ दिया कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, आप चाहो तो इंडिया में मिल जाओ, या फिर आप अपने हिसाब से अलग रह सकते हो। तो उन प्रिंसली स्टेट को भी अपने साथ में मिलाने का, उनको जो अपनी फ्यूचर की टेंशन थी उनको कम कर कर अपने इंडिया में मिलाने का उनका एक बड़ा टास्क था। तो इस तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो एक सर्टेन टास्क नहीं था कि सिर्फ उनको रूल्स बनाने, ऐसे रूल्स बनाने जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाए जाए, जिसमें सभी का फ़ायदा भी हो और देश को नुकसान भी नहीं हो। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को उनको बनाना था। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ की फीचर्स हैं, मुख्य तत्व हैं, या कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो इसको हाईलाइट करती हैं। जैसे सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है दिस रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट काम करती है। क्या ये पॉसिबल है कि एक जना या एक ही जगह से पूरे देश को कंट्रोल किया जा सके? ये इतना आसान नहीं है। आज हम कहें कि अगर एक छोटी सी जगह भी है, आज आप हैं, आपको कहा जाए 10 से 15 घरों को कंट्रोल करना, एक साथ आप ही को कंट्रोल करना है, एक ही जगह रुककर कंट्रोल करना, तो ये इतना आसान नहीं होगा। तो देश को भी इस तरीके से चलाना आसान नहीं है। इसलिए हमारे देश में अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। जो ये अलग अलग गवर्नमेंट काम करती है, तो स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट काम करती है। जैसा हम जानते हैं राजस्थान गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये अलग अलग गवर्नमेंट काम करती है। ऐसे ही सेंट्रल पर एक ही गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे देश के लिए कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो उस स्टेट के लिए कानून बनाती है। उसके अलावा पंचायती राज मतलब गाँव के स्तर पर जो हमारे पंच सरपंच जो चुने जाते हैं, वो लेवल पर भी गवर्नमेंट चुनी जाती है, उनका
अलग काम होता है। तो इस तरीके से पावर्स को, या यूं कहें लॉ बनाने के लिए, तीन अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, ताकि अच्छे से उनको देखा जा सके, उन कामों को देखा जा सके जो गवर्नमेंट करवा रही है। क्या दिल्ली में काम हो रहा है वो हमारे छोटे से गांव के दिल्ली में जो सरकार है वो हमारे छोटे से गांव के काम को देख सकती है? नहीं देख सकती, उसके लिए इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए उनको लेवल, अलग अलग लेवल पे बांटना होता है, वही हमारा फेडरलिज्म कहलाता है। दिस रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट in the country. In India, in India we have government at the state level, हम state level पे अलग government मिलती है, and at the central level और central level पे। और उसके साथ तीसरा जो level है वो है पंचायती राज। it is the third tier of the government। third tier मतलब तीसरा पार्ट जो है या तीसरा level जो है वो पंचायती राज है। The constitution contain lists that detail the issues that each tier of government can make law on। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर लेवल की गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाने के लिए जो सर्टेन डिटेल्स दी गई है, लिस्ट बताई गई है, अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो किस लिस्ट पे या किस सब्जेक्ट्स पे या किस पे कानून बना सकती है, वो सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनमें तीन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है उसमें सेंट्रल जो है वो कानून बनाता है, उसमें जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उस पर यूनियन कानून, सेंट्रल का गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट, उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और उसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब हम कहेंगे कि पंचायती राज, तो पंचायती राज का जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके बनाए जाते हैं, या जो सेंट्रल से रिलेटेड होते हैं वो सेंट्रल से इसके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉ एंड पॉलिसी ऑन सर्टेन इशू। हमने अभी पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लेवल पे लिस्ट दी गई है कि कौन से लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने लॉ बना सकते हैं। तो बट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न, जो भी राष्ट्रीयता से रिलेटेड बात आती है, रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज लेवल फॉलो द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पर राष्ट्रीयता से रिलेटेड बात आती है या फिर जहाँ पर देश से संबंधित बड़ी मुद्दे होते हैं, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वो बात सभी गवर्नमेंट लेवल को माननी होगी। जैसे अभी हम रिसेंटली हम कह सकते हैं चीन का मुद्दा चल रहा है, तो जहाँ पर जो सेंट्रल कहेगा वही बात उनको माननी होगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती, या फिर पाकिस्तान का मामला कहें तो राजस्थान गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती। इसी के अलावा देश, अभी जैसे हमने देखा कोरोना चल रहा है तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो वहाँ जो सेंट्रल कहेगा वही काम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा तीनों ही लेवल पे। तो जो देश से संबंधित बातें आती हैं, वहाँ पर जो देश के बड़े मामले हैं या पूरे देश से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को सभी लेवल के गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। सेकंड पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुई? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि वी हैव अ राइट टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास क्या राइट है? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। किसके थ्रू चुन सकते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस के थ्रू। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस का मतलब होता है, कानून बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 18 एज ऑफ 18 ईयर्स के अबाउ जो भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। When the constitution was made, it was made sure that every citizen of the country, irrespective of caste, color, creed and religion, will have the right to elect their leaders। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ये डिसाइड किया गया था कि भारत में जो भी सिटीजन्स होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकेंगे। इस डिस्क्रिमिनेशन को छोड़कर ये उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस कास्ट का है, उसका क्रीड क्या है, ये किसी भी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के किसके थ्रू चुनेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट
सफेज के थ्रू, मतलब 18 एज के अबाउ जो भी सिटीजन होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकेंगे। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वी हैव अ राइट टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये राइट है हमारे पास कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के जो जिनमें पावर का सेपरेशन किया जाता है, या यूं कहें कि अलग अलग लेवल पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा ये डिसाइड किया जाता है। तो देयर आर लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर है, देयर आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों लेवल क्या है, लेजिस्लेटर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं और जुडिशरी हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमें अभी पढ़ा था कि हम यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। अब हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इतने सारे कानून हैं, तो समय के अनुसार जो कानून हैं वो बदलने पड़ते हैं, उनकी वो सब चेंज करना पड़ता है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट में हमारे लिए कानून बनाते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ। सेकेंड जो आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव, जिनका काम होता है कि जो पार्लियामेंट में कानून बनाए गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उनके कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, मतलब उनको लागू करवाना। अब सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा ना, उनको लागू भी करवाना पड़ेगा। तो वो इम्प्लीमेंटिंग जो करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। अब भाई लागू तो करवा दिया, पर क्या वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर वो सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं तो तीसरा जो पार्ट है वो काम करता है इसके लिए, वो है जुडिशरी। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल जुडिशरी order to prevent the misuse of power by any one branch of government। अब जो थर्ड लेवल है द सिस्टम ऑफ कोर्ट, जिसको कह सकते हैं जुडिशरी क्या है, द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जिसका काम क्या है कि लोगों जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं या लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसको देखने का काम हमारी जुडिशरी करती है। और जो कानून बनाया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट सही से किया जा रहा है, अगर उसमें भी अपनी पावर का मिसयूज किया जा रहा है तो वो इसको देखने का काम हमारी जुडिशरी करती है। फोर्थ इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, देन व्हाट इज फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स जो कि हमें अधिकार दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि हमें ये अधिकार है करने का। अब वो अधिकार, राइट्स आर those favorable condition and opportunity confirmed by the constitution to individual through which they can do all around डेवलपमेंट। राइट्स क्या हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं जिससे कि हम अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे मेल फीमेल हो, किसी भी आधार पर कानून के सामने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू द ऑल पब्लिक प्लेसेस, हर सिटीजन्स के पास राइट है कि वो पब्लिक प्लेस को यूज़ कर सकता है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरीके से कोई भी देश उनके साथ में एम्प्लॉयमेंट को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, कोई भी छुआछूत की भावना, छुआछूत का जो है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये हमारा कानून इसको मना करता है। तो कानून के सामने सीधी बात अगर हम कहें राइट टू इक्वलिटी, तो सभी को बराबर का अधिकार है, जाति धर्म किसी भी आधार पर किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में अपनी बात कह सकता है, अपनी फरियाद कर सकता है। सेकंड राइट आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड द राइट
टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, हमारे पास राइट है कि हम आज़ादी से अपनी बात कह सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हमारे पास अधिकार है कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। द राइट टू मूव फ्रीली, हम अब कहीं भी आ जा सकते हैं, देश में किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं आसानी से। हमारे पास अधिकार है कि हम देश के किसी भी हिस्से में आसानी से रह सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। हमें कोई मना नहीं कर सकता कि भाई आज आप राजस्थान में रहते हो, राजस्थान वालों को कहा जाए कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते हो, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यहाँ हम आराम से जाकर, हम अगर राजस्थान के हैं और हम उत्तर प्रदेश में जाके काम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हम वहाँ जाके रहना चाहते हैं तो हम रह सकते हैं, हम घूमना चाहते हैं तो हम घूम सकते हैं। तो यही है राइट टू फ्रीडम। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार के खिलाफ। तो इसका मतलब हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव को खरीदना और बेचना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानव को खरीदना और बेचने के सख्त खिलाफ है, या यूं कहें कि उसको रोकता है। फोर्स लेबर, फोर्स लेबर मतलब बेगार, बेगार का मतलब कि बिना पैसे के लोगों से काम करवाना, तो वो भी बैन है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर एज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर एज मतलब 14 साल से छोटे बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हो, ये चाइल्ड लेबर, एक तरीके से कहें कि चाइल्ड लेबर। तो हम तीनों ही चीज़ें यहाँ पर बैन हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर। फोर्थ पॉइंट इज राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, उसको उसका प्रचार करने का अधिकार है, उसके उपदेश देने का अधिकार है, उसका उपदेश सुनने का अधिकार है। ये अधिकार हमारा कोई हमसे नहीं छीन सकता, चाहे हम माइनॉरिटी हैं चाहे मेजॉरिटी में, हमारे पास पूरा अधिकार है। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, उपदेश दे सकता है, या उसको फॉलो कर सकता है, उसको अपना सकता है। फिफ्थ इज कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एंड शैक्षिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज़, जो भी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ मतलब कि जो कम लोग हैं या अल्पसंख्यक है, या फिर जो जाति के आधार पर हैं या बोली के आधार पर जो कम हैं, उनके पास अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व डेवलप देयर ओन कल्चर। वो अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन लगा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम इसमें दें तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के लोग हमारे भारत में बहुत थोड़े से, लेकिन उनके पास अधिकार है कि वो अपने बौद्ध मठ बना सकते हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, वो अपनी शिक्षा लोगों को दे सकते हैं। सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर ये जो अधिकार हमने अभी तक पढ़े हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, इन राइट्स में से कोई भी ऐसा राइट जिसको आप पालन करना चाहते हो, जिसको आप यूज़ करना चाहते हो और उसको यूज़ करने से स्टेट मना करता है या कोई व्यक्ति मना करता है, तो आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ की फीचर इज दैट सेकुलरिज्म। लास्ट फाइनल पॉइंट कौन सा है? सेकुलरिज्म, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियल प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। मतलब जो सेकुलर स्टेट है, जो धर्मनिरपेक्ष देश स्टेट है या धर्मनिरपेक्ष देश है, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है, साथ ही वो किसी भी धर्म को अपना ऑफिशियल धर्म घोषित नहीं करता है। वो होता है सेकुलरिज्म या सेकुलर स्टेट। जिस भी देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है या वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है, तो वो कहलाता है सेकुलर स्टेट या फिर धर्मनिरपेक्षता, वो देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है।